विकसित भारत पर रांची में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हुए शामिल। नवाचार, स्टार्टअप, शोध और उद्यमशीलता पर दिया बल। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से त्योहारों के दौरान बिजली कटौती की मिली इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के बिजली नहीं काटने के निर्देश में किया संशोधन। रांची में 19 और 20 अप्रैल को आयोजित होगा राज्य का पहला एयर शो। भारतीय वायुसेना के एक दल ने रांची में उपायुक्त से की मुलाकात, तैयारियां शुरू। और नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 में झारखंड को रिकॉर्ड 5,830 करोड़ रुपए की विकास सहायता प्रदान की। ग्रामीण विकास, आजीविका संवर्धन और वित्तीय समावेशन को मिला बढ़ावा। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज थाईलैंड में आयोजित छठे बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप से जनहानि पर संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के देशों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण सेतु है। उन्होंने सदस्य देशों को यूपीआई से जोड़ने का भी प्रस्ताव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड दौरे में बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन में कहा कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के कारण जानमाल की नुकसान पर संवेदना व्यक्त की। आपदा में घायल हुए लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक के मंच पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया को जोड़ने का सेतु है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और समृद्धि की नई राहें खोलने के लिए एक प्रभावी मंच बताया बिम्स्टेक को। बैंकॉक विजन 2030 बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समृद्धि, सुरक्षा और समावेशिता के संकल्प को साकार करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि होम मिनिस्टर्स मैकेनिज्म को संस्थागत रूप दिया जा रहा है। साइबर अपराध, सुरक्षा, आतंक के खिलाफ लड़ाई में फोरम की अहम भूमिका होगी। बिम्स्टेक को किस तरह से और सार्थक और मजबूत किया जाए, इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारत में इसकी पहली बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक ग्रिड इंटरकनेक्शन पर तेजी से काम करने का प्रस्ताव भी दिया। प्रधानमंत्री ने इस मंच पर कई प्रस्ताव भारत की तरफ से दिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के अनुभवों पर पायलट स्टडी करने का भी प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने दिया। यूपीआई और बिम्स्टेक क्षेत्र में पेमेंट सिस्टम के बीच कनेक्टिविटी का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने किस तरह से बिम्स्टेक देशों के बीच सामंजस्य, समन्वय बढ़े, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने जिन प्रस्तावों को रखा उसमें हर साल बिम्स्टेक बिजनेस समिट आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा। स्थानीय मुद्रा में व्यापार की संभावनाओं में फिजिबिलिटी स्टडी का प्रस्ताव रखा। तो कई ऐसे प्रस्ताव रखे जो आने वाले समय में भारत के साथ साथ बिम्स्टेक देशों के विकास में भी महत्वपूर्ण होंगे। भारत में इस सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संबंधों के लिए लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण में विश्वास करता है। उन्होंने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सहयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने सीमा पर कानून के सख्त पालन और अवैध सीमा पार करने की रोकथाम पर भी जोर दिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के गॉसनर कॉलेज में विकसित भारत 2047 विषय को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक समरसता और वैज्ञानिक नवाचार का समन्वित प्रतिबिंब है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की युवा शक्ति को नवाचार, स्टार्टअप, शोध और उद्यमशीलता की ओर प्रेरित करना होगा। आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक समरसता और वैज्ञानिक नवाचार से भी होती है।
जब हम विकसित भारत 2047 की कल्पना करते हैं तो ये केवल एक आर्थिक यात्रा नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर, समावेशी और वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ता हमारा भारत देश है। आप सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विगत वर्षों में आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी योजनाएं भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाने में प्रभावी प्रयास है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी विशिष्ट पहचान दिला रहा है। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार से आज कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा की कुलपति प्रोफेसर अंजलि गुप्ता तथा विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राम कुमार सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराया। राज्यपाल ने कुलपतियों को विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने शैक्षणिक कैलेंडर के अनुपालन एवं सत्र के नियमितीकरण पर भी बल दिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज राजभवन में लेफ्टिनेंट जनरल पीएस शेखावत ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान श्री शेखावत ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना की बेंच ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें त्योहारों के दौरान बिजली काटे जाने पर रोक लगाई गई थी। आज शीर्ष अदालत ने JVBNL को यह अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया कि कम समय के लिए बिजली काटी जाएगी और अस्पताल एवं अन्य जरूरी सेवा वाली संस्थाओं को बिजली आपूर्ति की जाएगी। अब अदालत इस मामले में 8 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में त्योहारों में निकाले जाने वाले जुलूस के दौरान बिजली काटे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। 6 अप्रैल को रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए रांची जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज वरीय पदाधिकारियों के साथ रामनवमी जुलूस के मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिरों की व्यवस्था का भी जायजा लिया और कई निर्देश दिए। रामनवमी पर्व में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर जिला प्रशासन तकनीक का भी सहारा ले रहा है। रांची के मेन रोड में ड्रोन कैमरे से पूरे मार्ग की निगरानी की जा रही है। उधर गढ़वा पुलिस ने भी रामनवमी पर्व पर असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए विशेष तैयारी की है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने कहा कि जुलूस के दौरान हर गतिविधि पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दे। रहा है परसों दिन, उसके लिए गढ़वा पुलिस की तरफ से, पूरे गढ़वा पुलिस परिवार की तरफ से गढ़वा वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और गढ़वा पुलिस जो है इस पर्व को शांतिपूर्ण और पूरी तरह से विधि व्यवस्था संधारित करते हुए संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। और हम लोगों ने फोर्स के लिए, मजिस्ट्रेट के लिए प्रॉपर व्यापक प्रबंध कर रखा है। सभी जगहों पे फोर्स को हम लोग रखेंगे और असामाजिक जो तत्व हैं
जो व्यवधान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उनसे गढ़वा पुलिस जो है वो कड़ाई से निपटेगी। एक और अभी हम लोग जो हमारा सेंसिटिव रूट्स हैं जो जुलूस निकलने का, उस पर हम लोग ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं। हम अपील करेंगे गढ़वा की जनता से कि बहुत सारे वैसे लोग होते हैं जो कि किसी आयोजन में व्यवधान पैदा करने की कोशिश करते हैं। वैसे अगर आपके आसपास अगर कोई वैसे लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, तो उनके बारे में हमारा टोल फ्री नंबर 112 का है, उस पर भी आप दे सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर भी जानकारी दे सकते हैं। इधर गिरिडीह जिला प्रशासन भी पिछले दिनों पर्व त्योहारों में हुई घटना को लेकर पूरी तरह सजग है। गिरिडीह पुलिस रामनवमी और दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दिन रात पसीना बहा रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार खुद संवेदनशील स्थानों और अखाड़ों का जायजा ले रहे हैं। यहाँ भी कई जगहों पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा, जो भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा उससे पुलिस सख्ती से निपटेगी। वहाँ पे हमने बताया कि पर्याप्त संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ कुछ जगहों में सीआरपीएफ की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी, सीआरपीएफ बलों की। साथ ही साथ कुछ हमारे पास जो रैपिड एक्शन फोर्सेस हैं, जो भी अतिरिक्त बल हैं हम लोग के पास, जो भी हम लोग ने डिमांड किया है, कुछ बल हम लोग के अभी पहुँचने वाली है। कोई सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 13वां केंद्रीय महाधिवेशन 13 और 14 अप्रैल को रांची में आयोजित होगा। रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में पार्टी का यह अधिवेशन होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर रांची में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मंत्री हफीजुल हसन, दीपक बिरुआ, मुख्य सचेतक एवं विधायक मथुरा प्रसाद महतो, स्टीफन मरांडी, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य मौजूद रहे। कई चीज़ें आती है, उसको भी हम लोगों ने लिया है। अभी वक्फ बोर्ड का भी जो हुआ है कल, उसका भी चर्चा हम लोगों ने किया है और इसको विस्तार से प्रारूप के लिए हम लोग अधिकृत हम लोग कर दिए हैं सुप्रिया जी को, और मेन पॉइंट हम लोग इनको दे दिए हैं। संगठन हमेशा अपने योग्यता के अनुसार जिनकी जो कार्य क्षमता है, कार्य दक्षता है, उस अनुरूप अपने लोगों को जिम्मेवारियाँ देती है और सबको उसके लिए तैयार भी रहना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग सब कुछ तैयार हैं। इसको जो जिम्मेवारी मिलेगी, केंद्रीय समिति जो चुन कर आएगी, कार्यकारिणी चुन कर आएगी और अंतिम रूप से उस पर मुहर गुरु जी का और हेमंत बाबू का लगेगा, अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष का, और उसके बाद उन जिम्मेवारियों का भी बंटवारा होगा। नई दिल्ली में आयोजित हमारी परंपरा हमारे विरासत कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने झारखंड की समृद्ध परंपराओं और विरासत पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि यह आयोजन एक पवित्र अवसर है जो झारखंड और दिल्ली दोनों की सांस्कृतिक ऊर्जाओं को जोड़ता है। श्री सेठ भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरक विरासत की प्रशंसा की। उन्होंने दिल्ली में आयोजित सरहुल महोत्सव को एक ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि बहुत कम लोगों ने कल्पना की होगी कि झारखंड की परंपरा को इतनी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के करीब 2 दर्जन ठिकानों पर आज ईडी की छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग और आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े के संबंध में की गई। राजधानी रांची के बरियातू रोड स्थित कई अपार्टमेंट और लालपुर तथा पीपी कंपाउंड समेत जमशेदपुर के डिमना स्थित हिलव्यू कॉलोनी में भी ईडी का छापा पड़ा। जिन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई उनमें अधिकांश लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। 19 और 20 अप्रैल को झारखंड में भारतीय वायुसेना का पहला एयर शो आयोजित होगा। रांची में आयोजित होने वाले इस एयर शो को लेकर आज भारतीय वायुसेना के एक दल ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से मुलाकात की। इस दौरान दल के सदस्यों ने उपायुक्त से सूर्य किरण एक्रोबैटिक्स टीम के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले एयर शो को लेकर विस्तृत चर्चा की। रांची के खोजा टोली आर्मी ग्राउंड में इसका आयोजन किया जाएगा। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि संसद का यह सत्र ऐतिहासिक रहा। उन्होंने
कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर लगभग 17 घंटे 2 मिनट तक बहस चली, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्री रिजिजू ने कहा कि इस सत्र में दोनों सदनों की उत्पादकता अच्छी रही। It's a record which is because of the support contribution of all the honorable members and not a single disruption during the discussion for the Waqf Amendment Bill. So the time taken for the discussion of Waqf Amendment Bill both in Lok Sabha and Rajya Sabha had gone without any adjournment, any disruption, except pleasant exchanges of sarcasm, criticism, and also suggestions. As parliamentary norms go, we accept all kind of criticism as well as clarifications. मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने वक्फ बिल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को इस बिल से कोई खतरा नहीं है, बल्कि खतरा उन्हें है जो वक्फ के नाम पर जमीन कब्जा किए बैठे हैं। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से राज्यसभा पहुंचकर दोनों जगह पास हो चुका है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और भारत की तमाम आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है। न मस्जिदों को, न दरगाहों, न खानकाहों और न ईदगाहों और न कब्रिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा उन लोगों को है जो वक्फ भूमाफिया हैं। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा है कि वक्फ बिल को उम्मीद विधेयक का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की नीति के कारण कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को अधिकार देकर जमीनों पर मनमाना कब्जा होने दिया। श्री शाहदेव ने झामुमो द्वारा इस बिल की आलोचना करने पर कहा कि यह विधेयक देश हित का मामला है और राज्य सरकार के नहीं चाहने पर भी यह लागू होगा। हमारी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से इन गलतियों को दूर किया है। राष्ट्रपति महोदया की सहमति का इंतजार है। और जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का और राज्य सरकार का कहना है झारखंड में कि इसे लागू नहीं होने देंगे, साहब आप कुछ भी कर ले, आप वोट बैंक के तुष्टीकरण के कारण इस सदर गिर जाएंगे, हमें नहीं पता था। वैसे ही आपका विशेषाधिकार नहीं है, ये देश का फेडरल स्ट्रक्चर है और ये देश का कानून है। आप हाँ कहें या ना कहें मुख्यमंत्री जी, ये कानून तो लागू हो जाएगा राष्ट्रपति जी की सहमति के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 18,658 करोड़ के कुल निवेश वाली 4 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। रूट का कंजेशन प्रैक्टिकली जीरो हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। करीब 8,741 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। 21 स्टेशन है इसमें, 48 ब्रिजेस हैं, 48 ब्रिजेस, 349 माइनर ब्रिजेस, छोटे जो ब्रिजेस होते हैं बहुत, और 14 फ्लाईओवर्स हैं, 184 अंडरपासेस हैं और 5 रेल फ्लाईओवर्स हैं। रेल फ्लाईओवर्स मींस एक पटरी जैसे मान लो इस सरफेस पे है, उसके ऊपर से दूसरी पटरी जाना, रेल ओवर रेल। जैसे रोड का फ्लाईओवर होता है वैसे रेलवे का फ्लाईओवर, तो इसमें 5 रेल फ्लाईओवर्स है। बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है अपने रेलवे के पूरे नेटवर्क को डीकंजेस्ट करने के लिए। भारत के शीर्ष ग्रामीण विकास वित्तीय संस्थान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड को 5,830 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सहायता प्रदान की है। इस अभूतपूर्व सहायता से राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, आजीविका संवर्धन, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और वित्तीय समावेशन को महत्वपूर्ण रूप से
मजबूती मिली है। कारा महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने आज धनबाद मंडल कारा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कारा की व्यवस्था को संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि मंडल कारा से बेहद कम दूरी पर निजी निर्माण किए गए हैं। इस वजह से निश्चित रूप से सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। जो देख रहे हैं कि हमने इसे चारों ओर जेल का पैरामीटर देखे हैं। पैरामीटर में देखेगा कि कई सालों के उसमें इसका जो मेन आउटर पैरामीटर वॉल है उससे नज़दीक में घर है। घर से मुश्किल से 5-6 मीटर की दूरी से, तो वहाँ से कोई भी सामान आसानी से आ सकता है। इन चीज़ों को रोकने के लिए सबसे है कि हम लोगों का एक जेल जो एक्चुअली मॉडल प्रिजनल एक्ट के अनुसार जेल मैनुअल जो है, मॉडल जेल मैनुअल, उसके अनुसार यहाँ के जेल की कैपेसिटी ये जो एरिया कम है और ऐसे जगह पर जो इसमें घनी आबादी है वहाँ पर जेल। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को फिर सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने चाईबासा जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बंदगांव थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम ने कटवा मोड़ से उन्हें गिरफ्तार किया। इनके पास से PLFI का चंदा रसीद, लेटर पैड, बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। बोकारो रामनवमी पर्व को लेकर विधि व्यवस्था से संबंधित बैठक हुई। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप रामनवमी पर्व बनाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। हजारीबाग उपायुक्त ने रामनवमी पर्व को लेकर पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की। बैठक में जिले के सभी CO, थाना प्रभारी और OP प्रभारियों से अपने अंचल व थाना क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया। लातेहार जिला स्थापना दिवस के अवसर पर जिले के उपायुक्त ने कारगिल पार्क में वीर शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान उन्होंने जिलावासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साहिबगंज के सेंट जेवियर स्कूल में टेटनस और डिप्थीरिया टीकाकरण अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान 5 से 12 वर्ष के बच्चों को टीके लगाए गए। वहीं KG कक्षा के बच्चों को एल्बेंडाजोल और सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग की गई। हजारीबाग के बाल सुधार गृह में स्वच्छ पेयजल के लिए RO मशीन लगाया गया। यह मशीन NTPC कैरेडारी के CSR मद से लगाया गया। साहिबगंज बरहरवा में उद्यान विकास योजना के तहत 83 किसानों के बीच ओल बीज का वितरण किया गया, जिससे वे आंतरिक मिश्रित खेती को बढ़ावा देकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। गुमला उपायुक्त ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है कि गुमला रिवाइंड के तहत जिले की अनोखी और यादगार तस्वीर जिला प्रशासन के साथ साझा करें और विशेष सम्मान प्राप्त करें। तस्वीर 10 अप्रैल तक जिला प्रशासन के आधिकारिक अकाउंट और 9905443673 नंबर पर भेजी जा सकती है। लातेहार जिले में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा आयोजित भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी को रवाना किया गया। जिले के उपायुक्त ने इसे रवाना किया। यह प्रदर्शनी प्रखंडों के विद्यालयों में जाकर पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करेगा। देवघर जिले के उपायुक्त ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए लोगों से जिला प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी का 100% अनुपालन करने की अपील की है। राज्य भर के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र राज्य के अनुसार आज कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान 1-2 स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की ओलावृष्टि हो सकती है। केंद्र के अनुसार 5 अप्रैल से मौसम साफ हो जाएगा और रामनवमी के दिन मौसम में सुधार की संभावना है, लेकिन 7 अप्रैल से एक बार फिर से आसमान में बादल छा सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर।
राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम 21.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.5 और न्यूनतम 24.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 37.4 और न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। साहिबगंज में नमामि गंगे परियोजना के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिले के उपायुक्त ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया। साथ ही उन्होंने कार्य में आ रही बाधाओं को 1 महीने के भीतर निस्तारित करने को कहा। इस दौरान उपायुक्त ने शकुंतला घाट, बिजली घाट और ओझाटोली घाट के सौंदर्यीकरण और समतलीकरण के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने गंगा किनारे स्थित 80 गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित करने की योजना को गति देने का भी निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने गंगा तट पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष रणनीति तैयार करने की बात भी कही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत पर रांची में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हुए शामिल। नवाचार, स्टार्टअप, शोध और उद्यमशीलता पर दिया बल। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से त्योहारों के दौरान बिजली कटौती की मिली इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के बिजली नहीं काटने के निर्देश में किया संशोधन। रांची में 19 और 20 अप्रैल को आयोजित होगा राज्य का पहला एयर शो। भारतीय वायुसेना के एक दल ने रांची में उपायुक्त से की मुलाकात, तैयारियां शुरू। और नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 में झारखंड को रिकॉर्ड 5,830 करोड़ रुपए की विकास सहायता प्रदान की। ग्रामीण विकास, आजीविका संवर्धन और वित्तीय समावेशन को मिला बढ़ावा।